हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड की एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 8 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 होने वाला है ये। बिकॉज पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पूरी ही प्लेलिस्ट का, आप वहां जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप लोगों को पता है, आप लोग अगर न्यू नहीं हो मेरे चैनल पे तो आप लोगों को पता है कि मैंने अभी कल मैंने एनिमेटेड वीडियोस का एक जो इनिशिएटिव मैंने आप लोगों के लिए लिया है, जिसमें मैं पूरा प्रॉपर जो पीपीटीज है वो एनिमेटेड रूप से प्रिपेयर करती हूँ आपके चैप्टर्स को जल्द से जल्द कंप्लीट कराने के लिए। एंड उसी बिहाफ पर उसी चीज में मैंने आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 जो एसएसटी का नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। 15 मिनट में पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। आपका एग्जाम में जा रहे हो, सिर्फ 15 मिनट निकालो और फटाफट से वीडियो को देख लो। उसमें भी अगर 1.25 1.5 की स्पीड पे देखोगे तो और 10 मिनट में चैप्टर हो जाएगा। तो आपको कुछ मैंने यहाँ पे अब जो नेक्स्ट चैप्टर प्रिपेयर कर रही हूँ मैं, वो आपका है चैप्टर नंबर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, और उसकी वीडियो भी कल या परसों तक आ जाएगी प्रॉपर। ठीक है, मैं कर लूंगी उसको। उसके बाद हम लोग बाकी के चैप्टर्स भी कवर अप करेंगे। एंड रही बात इन वाली वीडियोस की, तो ये जो आपकी डिटेल्ड वीडियोस है, इसका ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 अपलोडेड है। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और आई थिंक 8 नहीं 7 तक ही है। हाँ, ये सब मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। सिर्फ चैप्टर नंबर 4 का एक 2 पार्ट रह गए हैं, वो कंप्लीट होगा और इसके बाद हमारी डिटेल वीडियोस प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है जी, तो चलो अब बिना किसी देरी के हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नोट्स वाली वीडियो भी आप लोगों को मिल जाती है टाइम टू टाइम। हर प्रकार की वीडियो आती है, डिटेल आती है, नोट्स वाली आती है, क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, एंड अब न्यू आपकी एनिमेटेड वीडियोस भी आने लग गई है। ठीक है जी, तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज चैनल को प्यार दो, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो। मैं स्टार्टिंग में नहीं कहती हूँ वैसे यूजुअली, लेकिन बिकॉज बहुत दिन से रीच यूज आ रखी है, सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो रहे हैं, तो इसलिए मुझको थोड़ा सा हो रहा है कि यार करो यार थोड़ा सा बच्चों, ताकि मुझे भी रहे कि हाँ ठीक है मुझे करना है। चलो अब देखो, हम चैप्टर का नाम यहाँ पे क्या है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इस वाले चैप्टर में हम अभी तक पढ़ चुके हैं आखिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कब बना था, कैसे आया था, हमारा संविधान बेसिकली जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फिर संविधान सदन जो है क्या था, कब वो बना था, कैसे हुआ था वो चीजें। उसके बाद जो नया वाला पार्लियामेंट आया उसके बारे में हम लोगों ने देखा। पार्लियामेंट में होते कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट होते हैं। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस होता है, राज्यसभा जो है वो अपर हाउस होता है। लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट वाले चैप्टर में भी देखा था हम लोगों ने कि लोकसभा के जो मेंबर्स है उनका इलेक्शन कैसे होता है। आपका हम लोग खुद करते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्टेड, लेकिन जो आपके राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो हमारा इनडायरेक्टली होता है एमएलएस के द्वारा, कि हम जिन एमएलएस को इलेक्ट करते हैं ना स्टेट में से। आपने पढ़ा है, हम पढ़ चुके हैं ये सब चीजें, इसलिए प्लीज आप लोग जब भी चैप्टर नंबर 6 देखो, प्लीज एक बार चैप्टर नंबर 5 की जो वीडियोस है उसको देख कर आना। उसी के बाद आप लोग चैप्टर नंबर 6 आपके समझ में आ पाएगा। अगर चैप्टर नंबर 5 नहीं देखा, सीधे 6 पे आ गए हो, तो शायद चीजें अच्छे समझ में नहीं आ पाएंगे। अच्छा, फिर प्रेसिडेंट जो है उसका इलेक्शन कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट का कैसे होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है। अच्छा, आप लोगों को ये भी याद है ना, एक बार ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि कई दिन से नहीं पढ़ा हम लोगों ने चैप्टर, कि लेजिस्लेचर का पार्ट, लेजिस्लेचर बेसिकली कौन है, आपका पार्लियामेंट। इसका काम क्या होता है, आपका लॉज को बनाना, लॉ मेकिंग, लॉज को बनाना। और फिर जो आपके आते हैं वो आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, उनका इसका काम क्या होता है आपका, कि जो लॉज बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना, यानी कि इन लॉज को एग्जीक्यूट करना। और ये काम कौन कौन करता है, प्रेसिडेंट होता है इनमें आपके एग्जीक्यूटिव में, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो आपके कुछ सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, वो सब होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। हम लोग ये सब कुछ चीजें लास्ट वाले चैप्टर्स में, प्रीवियस पार्ट में हम लोग सब कुछ पढ़ते हुए आए हैं। हमने यहाँ पे देखे थे कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो होते हैं पार्लियामेंट के, किस तरीके से कोई भी एक बिल होता है वो लॉ बनता है। बिल क्या होता है, कोई भी प्रपोज्ड एक ओपिनियन है, किसी का प्रपोज चीज है कि हाँ जी भाई मैं ये चाहता हूँ, प्रपोज लॉ जिसे हम बोल देते हैं, काश ऐसा हो या ऐसा होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं बिल। अच्छा, इस बिल में भी ये था, यूजुअली ये जो बिल होते हैं आपको पता है कि मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, ये आपके जो है लेकर आते हैं इसको, ये इनिशिएट करते हैं। लेकिन कई बार मिनिस्टर्स नहीं करते, एमपी ही कर देते हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। ये आपका होता है गवर्नमेंट बिल्स होते हैं। आप लोगों को ये सब चीजें मैंने प्रीवियस पार्ट से बता रखी है, इवन जो बुक में उससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही बता रखा है। अब ये एमपी और एमएलए वगैरह आते कैसे, हम लोगों को पता है ये चीज, कि जब भी आपके एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें आपके लोकसभा के लोग भी आते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स भी आते हैं, दोनों आते हैं,
लेकिन जब भी इलेक्शन होता है जो हम लोग करते हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन करते हैं। इसके लिए इंडिया को हम 543 छोटे छोटे एरियाज में यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं। हर एक एरिया से एक जो मेंबर है वो निकल कर आता है और वो आपका बन जाता है एमपी। इस तरीके से पूरे इंडिया का जो आपका एक पार्लियामेंट है उसके अंदर बैठते हैं आपके 543 एमपीज। इन 543 एमपीज में से एक बार ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ, दोबारा सुन लेना, ठीक है। इन 543 एमपीज में से क्या होता है कि जो कुछ यहाँ पर मैं कहूंगी फॉर सपोज 70 या 80 लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके बनते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे हम बोलते हैं कॉम। क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैपिटल सी छोटा एम और कैपिटल एम इस तरह से होता है, तो छोटा ओ, हाँ कैपिटल सी छोटा ओ और कैपिटल एम इस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि आते कैसे हैं बेसिकली जो आपका प्राइम मिनिस्टर, पहले इनमें से कौन निकल के आएंगे? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर कैसे आएंगे? इन 543 एमपीज को जो आपने इलेक्ट करा है, जो भी इसका लीडर होगा, अगर मेजोरिटी पार्टी है तो जो लीडर होगा वो बन जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम। और ये जो पीएम अब इसको अपॉइंट करेंगे कौन? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जो नॉमिनेशन का ठप्पा लगाएंगे वो कौन लगाएंगे? प्रेसिडेंट लगाएंगे। वो खुद ही उसको जो अपॉइंट करेंगे, जो भी लीडर होगा मेजोरिटी पार्टी का, या अगर कोलिएशन है तो जो कोलिएशन का लीडर होगा वो बन जाएंगे, वो पीएम बनेगा। और फिर बनेंगे सॉरी, और फिर प्रेसिडेंट और पीएम ये दोनों जो है मिलकर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ऐसा होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बहुत सारे अपने जो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैंने बोले 70 से 80 उनको जो है नॉमिनेट पॉइंट बेसिकली वो करते हैं। यानी कि अब ये जो सारे लोग हैं आपके एमपीज, एमपी मैंने बोला ये आपका बच्चा लेजिस्लेचर का पार्ट है, ये बात क्लियर है। एमपी जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। और एग्जीक्यूटिव का पार्ट मैंने बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। अब ये जो चीज बता रही हूँ ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ, तो इसको ये मत समझना, स्किप मत करना इसको। ये एक्स्ट्रा जो आगे पढ़ोगे अभी इसका ओवरव्यू दे रही हूँ हल्का सा। हमने बोला कि जो लेजिस्लेचर में होते हैं वो एमपी होते हैं, और एग्जीक्यूटिव में होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर और आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ब्यूरोक्रेट, ये सब लोग होते हैं। अब ये जो एग्जीक्यूटिव में आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम है, अब ये एमपी का पार्ट भी है ना, इन्हीं एमपी में से निकल कर आए ना आपके ये बात समझ लो। इन्हीं एमपी में से आपके पीएम भी निकल कर आए और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी निकल कर आए, प्रेसिडेंट ने कुछ लोगों को यहाँ पे अपॉइंट करा है। यानी कि ये जो आपके पीएम होते हैं और ये जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये आपका लेजिस्लेचर का पार्ट भी है और ये पार्ट एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी है। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव थोड़े बहुत जुड़े जुड़े होते हैं, लेकिन जो जुडिशरी होता है बिल्कुल ही अलग होते हैं। अच्छा, पावर तीनों के पास बिल्कुल अलग होती है। लेजिस्लेचर के पास लॉ बनाने की, इनके पास उसको एग्जीक्यूट करने की, एंड देन जुडिशरी के पास उसको जज करने की। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में आपके सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और आपके पीएम होते हैं, ये आपके लेजिस्लेचर में से ही निकलकर आते हैं। तो बेसिकली एमपी भी होते हैं और बाद में जो है ये पीएम और सीओएम बन जाते हैं। तो मुझे आप लोगों को हल्की सी बात ये वाली भी बतानी थी। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल कहाँ पे इनिशिएट होता है? आप लोगों को पता है लोकसभा के पास एक्सट्रीम पावर रहती है। लोकसभा में यहाँ पर हर मीटिंग से पहले एक क्वेश्चन आवर होता है 1 घंटे का, जिसमें जो भी आपके लेजिस्लेचर का पार्ट है यानी कि जो भी आपके एमपीज हैं वो सारे के सारे आपके मिनिस्टर्स यानी कि जो ये 70 से 80 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इनको जवाब देना होगा। ये जो है कुछ चीजें हमने अपनी लास्ट वाली क्लास में कवर अप करी थी। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, कि आखिर पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस यानी कि जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। अभी लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पार्लियामेंट क्या काम करती है, लॉज को पास करना, क्या इनिशिएट करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब हमने देखा। अब यहाँ पे हम देखेंगे आखिर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कौन से हैं, कि जो एग्जीक्यूटिव काम करती है वो कौन कौन से करती है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चा आपका पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव। अब देखो ये पार्ट 5 क्या है, बेसिकली चैप्टर क्या है, ये आपका क्या लिखी हुई है चीजें। देखो जिस तरीके से आप जो बुक पढ़ते हो, आपको इस बुक है ये वाली भी, इस बुक में चैप्टर्स में डिवाइडेड है आपकी ये बुक। सेम इस तरीके से जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर एक पार्ट में अलग अलग चीजों के बारे में लिखा हुआ है, हर एक पार्ट में कुछ चैप्टर्स बने हुए हैं, इसको सब पार्ट्स होकर और फिर उसके बारे में जो डिटेल में लिखा हुआ है। क्योंकि इतनी बड़ी बुक है, इतनी मोटी बुक है, उसमें एक साथ सब चीजों का होना काफी मुश्किल है, इसलिए हमने उसको डिवाइड करा हुआ है ताकि पढ़ने में और समझने में आसानी हो। इस तरीके से अगर हम देखें तो पहले हमारे पास 22 पार्ट थे, अब जो है ये बढ़ा दिए गए, अब जो हमारे पास 25 पार्ट्स है। इन 25 पार्ट्स में से जो 5th पार्ट है, कहते हैं वो वाला जो है, उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है वो एग्जीक्यूटिव का है,
और इस एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट में ये बता रखा है कि जो भी यहाँ पे रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है किसकी, एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड आपका प्राइम मिनिस्टर। चैप्टर सेकंड में यहाँ पर है कि रोल्स एंड फंक्शन बता रखे हैं पार्लियामेंट के। अब ये बोल रहे हैं ऐसा क्यों है भाई कि पार्लियामेंट के जो फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस है अलग अलग बता रखे हैं। जाहिर सी बात है कि जो आपका पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है तो उसका फंक्शन अलग है, और जो आपके ये वाले ये आपके एग्जीक्यूटिव का पार्ट है इनका फंक्शन अलग है। चैप्टर में आगे बढ़े, चलिए अब देखो फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम लोग आपका द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहते हैं प्रेसिडेंट जो है वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं एंड नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं। भाई एग्जीक्यूटिव के हेड है वो आप लोगों को पता है, ठीक है, हेडेड बाय हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इनको भी हेड कौन करते हैं, आपके प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट के नीचे होते हैं आपके कौन, वाइस प्रेसिडेंट, उनके नीचे आपके होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के नीचे आपके होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से नीचे आपके होते हैं सारे के सारे एमपी, हालांकि ये जो आपका लेजिस्लेचर का पार्ट हो जाएंगे। तो ये जो इस तरीके से यहाँ पर ये चलता है। हालांकि मैं हमेशा बोलती हूँ प्रेसिडेंट के पास कोई भी खास पावर नहीं होती है, जरा बहुत थोड़ी बहुत पावर होती है सिर्फ प्रेसिडेंट, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की, वो भी वो पर्सन बन जाएगा जो लीडर होगा, तो सिर्फ उसको अपॉइंट करने की। और जो बिल होते हैं हमने देखा था कि जो बिल होते हैं जब तक उस पर प्रेसिडेंट का साइन ना हो वो बिल एक्ट नहीं बनता है। तो सिर्फ इतनी सी पावर है सिर्फ ठप्पा लगाने की, स्टैंप लगाने की, नॉमिनेशन की हमारे प्रेसिडेंट के पास। वरना क्योंकि मैंने बोला हुआ है कि हम लोग अपनी कंट्री इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। इसलिए देखो बार बार बोल रहे हो चैप्टर नंबर 5 प्लीज पहले पढ़ कर आओ, प्लीज उसके वीडियोस को पहले देख कर आओ, प्लीज सारे पार्ट उसके देख कर आओ, तभी आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 समझ में आएगा। बिकॉज चैप्टर नंबर 5 और 6 दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा ही इंटर रिलेटेड है। अगर वो नहीं देखोगे आपको ये पहले नहीं पड़ेगा, या आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मत बोलना मैम कुछ समझ में नहीं आया। आपने बहुत एक्स्ट्रा चीजें बता दी, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, जो पहले पढ़ चुके हैं उसी को दोबारा से बल्कि रिवाइज करा रही हूँ आप लोगों को। तो प्लीज पहले एक बार उस वाली वीडियो को जरूर देखकर आओ प्लीज, ठीक है। मैंने बोला कि इंडिया में हम जो है वैसे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, जहां पे प्राइम मिनिस्टर के पास रोल ज्यादा होते हैं। अगर हम लोग यूएसए की तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म फॉलो करते तो हमारे प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर्स होती, लेकिन हम लोग कौन से फॉलो करते हैं, आपका पार्लियामेंट्री। तो मैंने बोला भैया आपके एग्जाम में यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स लिखे ना ये वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बेसिस पे आ सकते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, नॉमिनल हेड कौन होता है एग्जीक्यूटिव का, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कहते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये गवर्नमेंट को चलाने में आपने जो है बेसिकली इनका मेन काम क्या होता है, सरकार चलाना, सरकार इन्हीं की होती है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और बाकी अदर मिनिस्टर्स को। मैंने बोला कि जो भी यहाँ पे जो एमपीज में से जो भी यहाँ पे लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन उसको अपॉइंट कौन करेगा, आपका प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे। और फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही मिलकर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ऐसा होता है कि अभी बताया था मैंने कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बाकी सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं समोन्स द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में कब मीटिंग्स होंगी, कब सेशंस होंगे, वो सब यहाँ पे बताना बिठाना, उन सबको ये काम किसका, आपका प्रेसिडेंट का है, उन सब चीजों को डिसाइड करना। एंड गिव असेंट टू बिल्स। अब देखो ये चीजें क्या लिखी हुई है, ये यहाँ पे लिखी हुई है पावर्स या फिर मैं कहूंगी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। ये आपको बताया कि आखिर प्रेसिडेंट कौन होता है, क्या जी भैया हेड ऑफ द स्टेट है, नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव का, वो सब। फिर आपको सेकंड पैरा यहाँ पे जो लाइन मैंने डाल दी है यहाँ पे बता रखा है कि आखिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है प्रेसिडेंट की। अच्छा फिर यहाँ पे कहते हैं गिव असेंट टू बिल्स, यानी कि साइन करना बिल्स को अमंग अदर फंक्शंस, इनमें से कुछ फंक्शंस के होते हैं। यहाँ पे यहाँ तक जो है इसके फंक्शंस प्रेसिडेंट के होते हैं। कहते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड्स एंड एडवाइजेस द प्रेसिडेंट। बार बार बोल रही हूँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे हेल्प करते हैं प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली आप क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मैंने हमेशा बोलती हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये यहाँ पे होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के बिना एडवाइस के प्रेसिडेंट कोई काम नहीं कर सकता। ये मैं आपको आज बता रही हूँ, अगर आप लोग को नहीं पता है तो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट कोई काम नहीं कर सकते हैं खुद से, उनके पास कोई पावर्स नहीं, बिकॉज हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। उनके पास सिर्फ कितनी पावर है, प्राइम मिनिस्टर को बाकी अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, बिल पे साइन करना, और अगर दिख रहा है उन्हें भाई कोई जो मेजोरिटी पार्टी है वो फॉर्म नहीं हुई है, तो जो कोलिएशन है, तो जो कोलिएशन गवर्नमेंट बन रही है उस टाइम पे पीएम कौन बनेगा, बस इसको डिसाइड करने की डिस्क्रिशनरी पावर जिसे हम बोलते हैं, आगे आई थी यहाँ पर, हाँ ये रहा कि प्रेसिडेंट जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसी पावर जहां उन्हें अपना ब्रेन यूज करना, अपना माइंड यूज करना, अपना दिमाग यूज करना है,
जब कोई भी पार्टी अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में, वहां पे अगर कोलिशन गवर्नमेंट है, मैंने बता रखा है गठबंधन सरकार है, आधे वोट उसके पास है, आधे आधे उसके पास है। ठीक है, तो अभी कैसे बन रही है, क्या बन रही है, प्रीवियस वीडियो से मैंने सब बता रखा है, तो प्लीज बार बार बोल रही हूँ, पहले जाके आप उसको चेकआउट कर लो। ठीक है, अब इस कोलिशन गवर्नमेंट में बेसिकली क्या है आपका कि इसमें कौन आपकी सरकार फॉर्म करेगी, कौन पीएम बनेगा, ये डिसाइड करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का है। बस इतनी ही पावर जो आपके प्रेसिडेंट के पास है, बिकॉज हमारी कंट्री में हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। अब देखो मेन बात पे आएंगे, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनके पास मेन पावर, इसलिए बोलते हैं डी फैक्टो। तो यहाँ पे लिखा हुआ था नॉमिनल हेड, वे सिर्फ नाम का हेड है एग्जीक्यूटिव के, ठीक है जी, नाम का नॉमिनल हेड, सिर्फ ऑफिशियल हेड है, लेकिन आप बोलते हैं डी फैक्टो यानी कि रियल। डिफेक्टो का मतलब क्या होता है, रियल एक्चुअल एग्जीक्यूटिव कौन है हमारे इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में, किसके पास है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होगा या तो उसको, या अगर कोलिएशन है, कोलिएशन गवर्नमेंट, चलो बता ही देती हूँ आपको, बताया 543 सीट्स होती है हमारी लोकसभा में। इन 543 सीट्स में से अगर किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो उनको 272 सीट्स कम से कम चाहिए होती है। अगर ये किसी भी एक पार्टी, फॉर सपोज बीजेपी ने अगर ये जो सीट्स है ये कर ली, यानी कि पूरे इंडिया में जो हमारी कॉन्स्टिट्युएंसी थी 543 में बांटा था हमने, अब इनमें से इन 543 में से 272 कॉन्स्टिट्युएंसीज यानी कि एरियाज में से जब बीजेपी के कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे हर एक एरिया में, तो वो जो पार्टी होगी बीजेपी आपकी, उसको वो जो है मेजोरिटी में आ जाएगी, वो जीत जाएगी। अब जो भी इसका लीडर होगा वो सिंपल सी भाषा में आपका जो है पीएम बन जाएंगे। लेकिन इन केस अगर ऐसा हुआ किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली और यहाँ पे दो तीन पार्टीज, मान लो बीजेपी के साथ आप भी मिल गई, उसने कहा चलो थोड़े वोट मेरे पास है, आपके पास 200 वोट्स है, मेरे पास 80 वोट्स है, हम दोनों जो है मिल जाते हैं, हमारी फॉर्म हो जाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पास 272 से ज्यादा वोट्स हो जाएंगे, हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे कोलिएशन गवर्नमेंट। अब जब ये कोलिएशन गवर्नमेंट होगी तब यहाँ पर कौन पीएम बनेगा, ये काम डिसाइड करने किसका होता है, आपका प्रेसिडेंट का काम होता है। बस यही डिस्क्रिशनरी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होती है, वरना बाकी सारे काम तो जो वो प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही करते हैं। कहते हैं प्राइम मिनिस्टर सर्व करते हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ एमपी इन द लोकसभा। तो ये लाइन जो है आपके चैप्टर नंबर 5 में भी हमने पढ़ी थी कि जो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी मेजोरिटी कहाँ पे होनी चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस कहाँ पे होना चाहिए, लोकसभा में होना चाहिए। राज्यसभा में हो ना हो कोई मैटर नहीं है, इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोकसभा में उनके पास मेजोरिटी, बेसिकली मेजोरिटी का सपोर्ट उनके पास, कॉन्फिडेंस उनके पास होना चाहिए। अब बात करें अगर प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस की कि आखिर इनके काम क्या क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लीड करना, प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, सारी मिनिस्ट्रीज के वर्क को कोऑर्डिनेट करना, एक साथ जो है म्यूचुअली यहाँ पे एक साथ मिलजुल कर उनको काम करवाना, और शेपिंग नेशनल पॉलिसीज, भाई कौन कौन सी पॉलिसीज बनेंगी, क्या काम होगा, कैसे होगा, बिकॉज मेन काम कौन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, इनके साथ इनके अंडर बेसिकली एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है आपका, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो वर्क कर रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मैंने बोला वो डिसीजंस लेते हैं सरकार को चलाने के लिए। मैंने बोला कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा, ये लाइन भी आपके चैप्टर नंबर 5 में थी, ये लाइन भी कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के लिए है या फिर राज्यसभा के लिए, भैया सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए। जो भी आपके एमपीज, आप जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है बेसिकली आपके, कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अब चाहे वो आपके कुछ मिनिस्टर्स लोकसभा में से बने हो और कुछ मिनिस्टर्स मैंने कहा था राज्यसभा में से भी बन सकते हैं, ये भी चैप्टर नंबर 5 की ही बात है, इसलिए बार बार बोल रही हूँ चैप्टर नंबर 5 प्लीज देखकर आ जाओ, प्लीज प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं हमारे, वो बेसिकली क्या बोल रही थी मैं, हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है चाहे वो लोकसभा में से बने हो चाहे राज्यसभा में से बने हो, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल जो है कलेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए ही होते हैं। कहते हैं मोस्ट ऑफ द बिल्स दैट कम टू पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन आर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। भाई जो मोस्टली जो बिल्स होते हैं वो कौन से आते हैं, गवर्नमेंट बिल होते हैं, यानी कि कोई ना कोई मिनिस्टर ही उनको जो है लेकर आता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से ही कोई ना कोई होता है जो बिल्स को इनिशिएट करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो प्राइवेट मेंबर होते हैं, यानी कि मैंने बताया था एमपी नॉर्मल जो है उन 543 में से अगर जो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है, उनके अलावा जो बाकी सब एमपीज है, बेसिकली मैंने बोला कि ये सब एमपी होते हैं, ये सारे एमपी हैं, इन एमपीज में से एक प्राइम मिनिस्टर होगा और यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हुए हैं ये सब यहाँ पर होंगे आगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बस एमपी ये सारे के सारे हैं, ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ ये वाले लोग हैं, बाकी ये सब जो है एमपी है, एमपी सारे हैं, ठीक है, लेकिन मिनिस्टर जो है सिर्फ और सिर्फ ये वाले लोग होते हैं, ये वाले, ठीक है जी। अब बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ कि एमपी जो है ये सारे हैं, सब एमपी है,
लेकिन जो ये वाले लोग हैं यहाँ पर, ये जो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जो है आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि हाँ वो होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। अच्छा जी, मिनिस्टर्स बेसिकली कहते हैं एक परमानेंट ग्रुप होता है यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं सिविल सर्वेंट, जिन्हें हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स, जिन्हें हम बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये होते हैं वो लोग जो एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते हैं बहुत सारे लॉज को, पॉलिसीज को। इनको हम एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि जो शासक होते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स इन्हें हम बोलते हैं जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज के डायरेक्शन पे वर्क करते हैं। जो वो लोग कहते हैं उनको वो काम करना होता है, और ये इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट यहाँ पर काम कर रही है वो स्मूथली यहाँ पर वर्क करे। समझ में आ गई ये कुछ चीजें? चलो जी, ओके। अब देखो यहाँ पे सिंपल बता रखा है, आपके लाल बहादुर शास्त्री जी है, मिनिस्टर थे पहले रेलवेज एंड के, ये रेलवेज के, और बाद में जो है ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे इंडिया के। 1956 में इन्होंने जो रिजाइन कर दिया था अपने पद पे से। लेकिन फिर जो है बाद में ये आपके वो बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। उस टाइम पे जब इन्होंने रिजाइन करा था, एक्चुअल में एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था इन्हीं के स्टेट में, और उसके वजह से उनको ये हुआ था कि मतलब भाई ठीक है, मेरे को तो नहीं रहना अब। उनके एरिया में हो गया था जहां से ये एमपी थे, तो फिर उसके बाद वहां से हट गए थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। लेकिन बाद में जो आपके ये पीएम बन जाते हैं। तो ये बस छोटी सी यहाँ पर ये वाली बात थी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है देखो, एक ये भी और जिसके आगे है वो भी। डिफरेंसेस है यहाँ पर लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में। ऊपर पूरा समझा चुकी हूँ, एक एक बार नहीं 100 बार चीख चीख कर बोल चुकी हूँ क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर भी एक बार यहाँ पर भी हम लोग समझ लेते हैं। लेजिस्लेचर कौन है आपका, जो लॉज बना रहे हैं। एग्जीक्यूटिव कौन है आपके, जो लॉज को इंप्लीमेंट करने हैं। लेजिस्लेचर का पार्ट कौन है आपके, एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब चाहे वो इसमें हमारे लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा के हैं। इन्हीं एमपीज में से कुछ लोग होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एक, और एक कुछ लोग होते हैं जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर और आपके कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आपके पार्ट है एग्जीक्यूटिव का। ठीक है जी, चीज समझ चुके हम। आगे देखो, कहते हैं कॉम्पोजिशन की बात करूं कि आखिर लेजिस्लेचर का पार्ट कौन कौन है, कौन कौन इसके अंदर आ रहे हैं। पार्लियामेंट जो है इंडिया का, वो सुप्रीम यानी कि सबसे ऊपर सबसे टॉप लेवल की लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारी कंट्री की, जिसके अंदर प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा इसके अंदर होती है। ये बातें बहुत बार बोल चुकी हूँ, ठीक है जी। एग्जीक्यूटिव में बेसिकली बताया मैंने भैया, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मेन रोल क्या होता है इनका, मेकिंग लॉज, और जो भी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है उनको ओवरसी करना, उन पर देखरेख करना। कैसे करते हैं आप लोगों को पता है, ये जिस क्वेश्चन आर होते हैं इनके पास क्वेश्चन पूछने के लिए। बजट को अप्रूव यही लोग करेंगे, जो बजट ये लोग मांगेंगे आगे पढ़ेंगे उसको। अब जो भी यहाँ पे लॉज बनाए गए लेजिस्लेचर के द्वारा, उन लॉज को इन्फोर्स करना, उन लॉज को एग्जीक्यूट करना, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका, आपका एग्जीक्यूटिव का होता है। काम क्या क्या होते हैं भैया आपको पता है, लेजिस्लेचर में से ये जो लोग होते हैं ये बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द बिल्स होते हैं वो इन्हीं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, यानी कि जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह मैंने बोला, इन्हीं के द्वारा मेनली जो बिल्स होते हैं वो इशू वो इनिशिएट करे जाते हैं। कहते हैं कीप्स अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कि एग्जीक्यूटिव पे यानी कि मिनिस्टर्स वगैरह पे ध्यान रखते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के, जैसे कि क्वेश्चन आर वगैरह में, और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि भाई तुमने ये काम क्यों करा, कैसे करा, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फॉर सपोज यहाँ पे लेजिस्लेचर ने एक बिल बनाया, एक लॉ पे पास करा कि भाई इतना जो है एक स्कीम उन्होंने लॉन्च करी है, चाहे वो पैसे की मनरेगा है, मान लो कि भाई ये जो स्कीम है यहाँ पर मनरेगा, आपने सुना होगा नाम, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, कि मनरेगा का मतलब क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आया था कि भैया रूरल एरियाज में, जो गांव के एरियाज है वहां पे 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड कराना है। मान लो ये एक बिल यहाँ पर एक्ट था, जो लॉ था, जो इन्होंने पास करा लेजिस्लेचर ने। अब जो है इसके लिए क्या चाहिए, चाहिए पैसा, चाहिए पैसा। अब जो पैसा इसके लिए चाहिए, क्योंकि उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका आता है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का काम है। अब एग्जीक्यूटिव जो क्या करेगी, भैया मुझे जो है इस स्कीम के लिए, उसने बोला कि मुझे जो है 10 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो मुझे इनके लिए चाहिए 10 करोड़ रुपए। अब जब एग्जीक्यूटिव यानी कि जो मिनिस्टर्स है जो इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, जब उन्होंने यहाँ पर ये बजट इनसे मांगा कि भैया मुझे जो इतना पैसा यहाँ पर चाहिए, उस बजट को अप्रूव कौन करता है पता है आप लोगों को, लेजिस्लेचर। जो ये एमपीज बैठे हैं यही इस बजट को अप्रूव करते हैं। जब तक ये इस बजट को अप्रूव नहीं करेंगे कोई भी बजट पास नहीं हो सकता। अब समझे इस बात को। कहते हैं यहाँ पर, अब जो यहाँ पर एक लाइन थी, अच्छा ये वाला जो चीज आपके आगे भी आप लोगों को याद आएगी, इसलिए प्लीज इस वाली बात को याद रखना। मैं इस पे टाइम स्टैम्प लगा दूंगी एग्जाम्पल पे, ठीक है, ताकि आगे भी जब मैं लाइन बोलूं तो आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैंने कौन सी लाइन की बात करी है, दोबारा यहाँ तक भी पहुंच सकते हो।
कहते हैं प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अब जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं भाई, क्योंकि लेजिस्लेचर इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, भाई इनको इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो है अपने एक्शन की, अपने डिसीजन की, सब कुछ जो है लेजिस्लेचर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। साथ साथ यहाँ पर कहते हैं ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं आपके, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब जो है एडवाइस करते हैं, हेल्प करते हैं। एड का मतलब होता है हेल्प करना प्रेसिडेंट की अलग अलग मैटर्स में, कि भाई सेशन जो है पार्लियामेंट के कब बिठाने हैं, कब मीटिंग सम्बोधन करनी है, ये सब काम जो है एडवाइस जो है किसकी चलती है इसमें, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चलती है। बिकॉज एज आई टोल्ड, प्रेसिडेंट खुद से कोई काम नहीं करते हैं, सब कुछ एडवाइस पर ही करते हैं, सिवाय अपॉइंट करने वाले काम के और बिल पे साइन करना। अच्छा, कहते हैं सैंक्शंस ऑल गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी बजट वगैरह होते हैं, उन सब पे साइन करना, उन सबको इशू करने का काम किसका है, लेजिस्लेचर का होता है। अब ये लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं जो यहाँ पर बजट है, कि जो भी यहाँ पर बजट इन लोगों ने मांगा है, जो अप्रूव करा गया है पार्लियामेंट के द्वारा, अप्रूव बाय पार्लियामेंट, यानी कि इसके द्वारा जो अप्रूव करा गया है, इनको इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, आपके एग्जीक्यूटिव का होता है। कंसल्ट करते हैं अलग अलग पार्लियामेंट्री कमिटीज को, जो अलग अलग पार्लियामेंट्री कमिटीज है उन सबको कंसल्ट करने का काम, कि हाँ जी कैसे काम करें, क्या चीज करें, क्या ना करें। यहाँ बोल रहे हैं ये फंक्शन करते हैं इंडिपेंडेंटली, अलग अलग काम करते हैं आराम से अपना मैटर्स में, और अगर चाहे तो ये भी कमिटीज को कंसल्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई वाली बात। तो ये जो आपके कुछ डिफरेंसेस हुए लेजिस्लेचर वर्सेस द एग्जीक्यूटिव के, आई होप अब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट देखो बात करेंगे हम जुडिशियरी की, द रोल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। वीडियो लंबी ना हो जाए, बिकॉज 26 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी तक सिर्फ 2 से 3 पेज हुए हैं, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था कुछ चीजों को आप लोगों को, इसलिए मैंने लंबा थोड़ा सा खींच लिया, आई नो दैट, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी थी और प्रीवियस एक बार बताना बहुत जरूरी था। अच्छा, अब देखो कहते हैं जुडिशियरी जो है इज अ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉज ऑफ द लैंड। भाई जो भी यहाँ पर लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं, उन लॉज को देखना, देख रेख करना, उनको अप्लाई करने का काम किसका, आपका जुडिशरी का है। ये देखना कि जो भी यहाँ पे लॉज बनाए गए हैं ये गलत तो नहीं है, ये संविधान के खिलाफ तो नहीं है, ये काम किसका, आपका जुडिशरी का काम है। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाए यहाँ पर, तो कोई लड़ाई हो गई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों स्टेट्स के बीच में, दो स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो उसको कौन देखेंगे, आपके जुडिशरी ही आपकी देखती है। अब जुडिशरी इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, आपको पता है ये चीज। सबसे ऊपर जो आपके होते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके जो नीचे आपके होते हैं हर स्टेट के हाई कोर्ट, और उसके बाद जो आपके होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि एक ही स्टेट में बहुत सारे कोर्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे इंडिया का एक ही होता है, ये अलग अलग स्टेट का एक एक होते हैं, और ये हर एक स्टेट में जो है बहुत सारे होते हैं। अच्छा, ये बताया मैंने। और इसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही पिवोटल रोल होता है हमारे जो सोसाइटी है उसका डेमोक्रेटिक नेचर, यानी कि जहाँ पे सबका जो है ध्यान रखा जाए, सबकी जो है सुनी जाए, इस पे बेसिकली इसको एग्जीक्यूट करना, इस पे जो है काम करना, ये बहुत बड़ा इसका रोल होता है, इसको मेंटेन करने का। कहते हैं जुडिशरी जो है एक्ट करती है एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज इस पॉइंट को जरा याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करता है, वो कौन है, आपका जुडिशरी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करता है, कस्टडी करता है उसकी, ये इंश्योर करते हुए कि जो भी सारी की सारी जो ब्रांचेस है, बेसिकली लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, ये जो सब है यहाँ पर, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिद्धांत लिखे हुए हैं, जो पैरामीटर्स हैं, भाई इसके अंडर जो है रहकर काम करना है, जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं उनके लिमिट्स में रहकर काम कर रहे हैं, या ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं। बेसिकली ये चेक रखता है इफेक्टिव फंक्शनिंग पे, कि सोसाइटी जो है या जो उसके इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस, पता है आप लोगों को, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, बार बार सीख के बोल चुकी हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन पूछे जाए या गवर्नमेंट के ऑर्गन्स पूछे जाए, तो आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीन जो है वो होते हैं। अब जुडिशरी जो है इन दोनों इंस्टीट्यूशंस पे ध्यान रखता है, लॉस को इंटरप्रेट करके, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करके, और फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करके। ये सब काम कौन करते हैं, आपके क्या नाम है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो करता है। दूसरा, आप यहाँ पे देखो लाइन लिखी है सेफ गार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। जब हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स वाला पॉइंट पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को चीज बताई थी यहाँ पर कि आपके पास जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स जब होते हैं, तो इसमें से बेसिकली ऐसे अधिकार जिनका उल्लंघन नहीं करा जा सकता, और अगर उल्लंघन करा गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, हम जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबल, ऑक्यूपेशन, रिलीजन को अपनाना, कुछ भी यहाँ पर काम करना, वो यहाँ पर चीजें हो जाती हैं।
कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली डिस्क्राइब हाउ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर गिवन पावर टू गवर्न द कंट्री। बेसिकली कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ और सिर्फ ये डिस्क्राइब नहीं करता है कि लेजिस्लेचर के पास, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है हमारी कंट्री को चलाने की, बल्कि इस लेजिस्लेचर को, इस एग्जीक्यूटिव को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी असाइन करता है आपका जो संविधान है। बेसिकली संविधान में लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर के पास, एग्जीक्यूटिव के पास, जुडिशरी के पास कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन कौन सी पावर्स है, और ये इंश्योर करने के लिए कि जो लेजिस्लेचर की पावर्स है वो सही तरीके से इस्तेमाल करा जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो फॉलो करी जा रही है, नहीं करी जा रही, उसके लिए जुडिशरी को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब देखो किस तरीके से बोल रहे हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम, कि आखिर किस तरीके से, ये तो तीनों ही यहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आपस में एक दूसरे पे चेक रखती है, एक दूसरे पे ध्यान रखती है, जिससे इन तीनों की पावर है वो बैलेंस रहती है, किसी एक के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं आती है, उसको यहाँ पर देखना है। तो कहते हैं जुडिशरी के पास ये पावर है कि जो भी यहाँ पर लॉज पार्लियामेंट के द्वारा यानी कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं, क्या वो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये चेक करना। अच्छा, साथ साथ ये भी चेक करना कि जब इन लॉज को एग्जीक्यूट करा जा रहा है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जब इनका इम्प्लीमेंटेशन करा जा रहा है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तब तो कहीं यहाँ पर इनका गलत तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं करा जा रहा, किसी पे तो अप्लाई हो रहा है, किसी पे अप्लाई ना हो, इस तरह का तो नहीं है। तो ये सब यहाँ पर काम करना किसका काम है, जुडिशरी का काम होता है। कहते हैं अब जिस तरीके से कहते हैं जस्ट एज द पार्लियामेंट फंक्शन थ्रू इज लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर्म्स, जुडिशरी फंक्शन थ्रू इट कोर्ट। अब देखो जिस तरह से पार्लियामेंट में यहाँ पर आपको पता है लेजिस्लेचर भी होते हैं और एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे वो भी होती है, क्योंकि पार्लियामेंट में आपके लेजिस्लेचर है यानी कि एमपीज हैं। अच्छा, अब इसी पार्लियामेंट में आपके जो है मिनिस्टर्स भी बैठते हैं, और मिनिस्टर्स किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही यहाँ पर इसके अंदर आती हैं, इस तरीके से जो जुडिशरी है वो भी यहाँ पर कोर्ट के सिस्टम के रूप में वर्क करता है, जिसमें सबसे पहले आपके आते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका आता है हाई कोर्ट, और फिर आपके आते हैं डिस्ट्रिक्ट। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि आखिर किस तरीके से जो अलग अलग ऑर्गन्स है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के अंदर वो लॉस को बनाते हैं, लॉस को एग्जीक्यूट करते हैं, और किस तरीके से जो जुडिशरी है वो इन दोनों पे ध्यान रखता है। इसी को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। अब देखो एक आध चीज बुक में एक्स्ट्रा नई बुक में नहीं लिखी हूँ, बताती हूँ। अभी आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि आखिर जुडिशरी लेजिस्लेचर पे ध्यान कैसे रख रहा है, भैया जो भी यहाँ पे लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं उनको यहाँ पर ध्यान रख रहा है कि वो सही है नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है नहीं। जुडिशरी ने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को ध्यान कैसे रखा कि जो भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इन लॉस को इंप्लीमेंट कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखो लेजिस्लेचर जुडिशरी पे ध्यान कैसे रखती है, सॉरी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे ध्यान कैसे रख रही थी। आप लोगों को पता है कि लेजिस्लेचर में आपके कौन होते हैं, एमपीज होते हैं। अब ये एमपीज जो एग्जीक्यूटिव पे कैसे ध्यान रखेंगे, वही वाली बात याद कर लो जरा अभी, बजट वाली और क्वेश्चन आर वाली, कि भैया जो भी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काम करते हैं उसमें वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनसे लेजिस्लेचर, तुम बताओ हमें, आपने डिसीजन क्यों लिया, आपने एक्शन क्यों करा, आपने वो काम क्यों करा, आपने ये काम क्यों करा। हर मीटिंग से पहले 1 घंटे का क्वेश्चन आवर जो है वो हो सकता है, वो होता भी है, तो वो यहाँ पर करना, प्लस यहाँ पे बजट जो बनाया है एग्जीक्यूटिव ने उसको पैसे देना, बेसिकली उसको अप्रूव करने का काम किसका है, लेजिस्लेचर का है। इस तरीके से लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव पे भी ध्यान रखती है। अच्छा, अब एग्जीक्यूटिव किस तरीके से लेजिस्लेचर पे ध्यान रखता है और जुडिशरी पे जो है ये दोनों ही कैसे ध्यान रखते हैं उसको एक बार समझो। देखो जुडिशरी में कौन बैठते हैं आपके, बेसिकली जजेस बैठते हैं। इन जजेस को बेसिकली अपॉइंट तो देखो प्रेसिडेंट के द्वारा करा जाता है ये, और प्रेसिडेंट किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, और प्रेसिडेंट किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अब जब इन जजेस को रिमूव करने की बात होगी ना, तो रिमूव करा जाता है इनको लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा, जो आपके एमपीज बैठे होते हैं। तो यहाँ पर जब भी इन जजेस को रिमूव करने की बात आएगी तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं वो इनको रिमूव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, जो बिहेव होता है बिहेवियर वगैरह, इंप्रूव कैपेसिटी के बेसिस पे, जो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। लेकिन बेसिकली अपॉइंट कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव, और रिमूव कौन करेंगे, आपके लेजिस्लेचर। इस तरीके से ये सब जो है आपस में एक दूसरे पे ध्यान रखते हैं, इसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये इंश्योर करते हुए कोई भी एक जो ऑर्गन है, मैंने बताया 3 ऑर्गन है आपके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कोई भी एक और जो ऑर्गन है वो पावरफुल ना हो जाए, अपनी पावर का मिसयूज ना कर ले, अगर किसी एक की वही हमने सारी की सारी पावर्स दे दी तो। अब हम बात करेंगे जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं स्टेट लेवल पे। भाई हमने बात करी कि लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है यानी कि लॉ बनाने के फंक्शन जो है वो सेंट्रल लेवल पे कैसे हुए, पार्लियामेंट के द्वारा कैसे बनाए गए। फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, इन सबके फंक्शन जो है सेंट्रल लेवल पर किस तरीके से हुए। अब हम बात करेंगे कि स्टेट लेवल पर ये दोनों कैसे काम करती है, उसको जरा हम लोग अब देख लेते हैं।
चलो, कहते हैं हम लोगों ने ये देखा किस तरीके से गवर्नमेंट में यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास अलग अलग फंक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव के भी और एग्जीक्यूटिव के भी। इस तरीके से सेम इस तरीके से हर एक स्टेट के पास भी यहाँ पर उसके लेजिस्लेचर फंक्शंस होते हैं और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं। इसे हम बोलते हैं स्टेट असेंबली। जो मैंने बता रखा है, जिस तरीके से पूरे के पूरे इंडिया का एक पार्लियामेंट होता है, इस तरीके से हर एक इंडिया की हर एक स्टेट की एक जो है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि स्टेट असेंबली जो है वो होती है। इस स्टेट असेंबली में कौन लोग बैठते हैं आप लोगों को पता है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे आपके पार्लियामेंट में बैठने वालों को हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, इस तरीके से इस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने वाले लोगों को हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये बात समझ में आई? अब देखो बेसिकली आपकी ना तीन प्रकार की लिस्ट होती है बच्चा, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। अब आप एक चीज समझो, लॉज बनाने का जो बच्चा आपका काम है वो कौन करता है? लॉज बनाने का काम आपका लेजिस्लेचर कर रहा है। इस लेजिस्लेचर का काम, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट भी आपका इन्वॉल्व है यानी कि सेंट्रल लेवल पर, और इसी लेजिस्लेचर में आपके लॉज बनाने का काम आपकी स्टेट भी करती है जो कि आपकी स्टेट के लेवल पर होती है। बहुत ध्यान से प्लीज जरा समझना, लॉज कौन बना रहा है? पार्लियामेंट भी बना रहा है और आपके अलग अलग स्टेट्स भी बनाती है। पार्लियामेंट में बैठे हुए जो आपके एमपीज हैं वो जिन सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकते हैं, जैसे कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि नेशनल पूरे इंडिया की इंपॉर्टेंस के हैं, जो फॉरेन अफेयर्स है फॉर सपोज, या आपके करेंसी पर है कोई बात, बैंकिंग पर है, इंश्योरेंस पर है, कम्युनिकेशन पर है, डिफेंस पर है, ये जो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो इन पे लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और जो भी इसमें सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं बेसिकली आपके सेंटर और स्टेट के द्वारा जो भी लॉज बनाए जाते हैं उनकी कुछ लिस्ट होती है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट सिंपल सी भाषा में वो लिस्ट है कि जो भी लॉज यहाँ पे पार्लियामेंट बनाएगा, जो भी लॉज यहाँ पे सेंट्रल असेंबली जो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर बनाएगी, जो एमपीज बनाएंगे, वो यहाँ पर लॉज सब्जेक्ट जो है वो सब आपके यूनियन लिस्ट में लिखे हुए होते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 100 सब्जेक्ट्स होते हैं। इस बात को प्लीज जरा समझना, नया टॉपिक है आप लोगों के लिए बिल्कुल। मैंने बोला कि एक सेकेंड, जरा मुझे एक सेकेंड दो, सॉरी। ओके, मैंने बोला कि जो भी आपका यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और ये आपके स्टेट गवर्नमेंट, अब ये दोनों ही जो है पार्लियामेंट में बैठी है, तो ये दोनों ही कोई ना कोई लॉज बनाती है। जो भी लॉज यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी वो लॉज आपके एक लिस्ट के अंदर लिखे होते हैं जिसे हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। अब नाम से क्योंकि यूनियन है, इस पे लॉज बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इस पे और कोई भी गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती है। इसके अंदर डिफेंस आएगा आपका, एक्सटर्नल अफेयर्स आएगा, फॉरेन अफेयर्स आएगा आपका, कम्युनिकेशन आएगा, इंश्योरेंस आएगा, बैंकिंग आएगा, कुछ इस टाइप की चीजें आएंगी, करेंसी वगैरह। ऑलमोस्ट 100 सब्जेक्ट जो है इस लिस्ट के अंदर। लाइट चली गई है इसलिए मैंने वो स्क्रीन ऑफ कर दी है, तो लाइट्स रूम में लाइट्स नहीं आ रही है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ स्क्रीन शो होगी। अब तो आप जरा चैप्टर को जरा ध्यान से हम लोग फटाफट से कंप्लीट करते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद मैंने यहाँ पर आप लोगों को इतना समझ में आया कि आखिर स्टेट लिस्ट क्या होता है और आपको यहाँ पे समझ में आया कि कौन आपकी यूनियन लिस्ट क्या होती है। देखो नेक्स्ट पॉइंट आएंगे आखिर स्टेट लिस्ट में क्या है। सेम इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ही पावर्स है, एक ऐसी लिस्ट है यहाँ पर आपके पास जो कॉल्ड स्टेट लिस्ट, जिसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जिसपे लॉज बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका, यहाँ पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट का होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। कुछ ऐसे भी आपके पास जैसे मान लो आपका होता है ट्रेड, आपका है पुलिस, आपका है एग्रीकल्चर, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसपे लॉज बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इस लिस्ट को हम बोलते हैं आपकी स्टेट लिस्ट। एक लिस्ट ऐसी होती है बच्चा आपकी विच इज कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट। क्या नाम है? कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे दोनों में से कोई भी यहाँ पर लॉज बना सकते हैं। देखो जो यहाँ पे आएगी ना, यहाँ पे जिन पे लॉज बनाने का अधिकार दोनों में से किसी का भी हो सकता है, कोई भी इस पे लॉ बना सकते हैं, मैरिज पे, अडॉप्शन पे, है ना, इनहेरिटेंस पे, इन सब केसेस पे कोई भी लॉ बना सकते हैं, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट बनाए और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट बनाए। और इसी लिस्ट को हम बोलते हैं बच्चा क्या, आपका कॉन्करेंट लिस्ट। हालांकि देखो कहते हैं अगर यहाँ पर इसके भी अगर दोनों ही मान लो इस सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक लॉ बना दिया और इस सब्जेक्ट पे आपके स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक लॉ बना दिया, तो किसकी चलेगी, किसका लॉ प्रिवेल करेगा, तो वो आपकी हो गया स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी होगी वो? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका लॉ यहाँ पर एक्चुअल में चलेगा।
समझ में आ गई ये वाली चीजें। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे हम लोग, आखिर इस यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके बीच में एक हम डिफरेंस समझेंगे, इनिशिएशन यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है इसका वो समझेंगे। अब देखो यहाँ पे बोलते हैं फीचर की बात करें अगर हम लोग, यूनियन गवर्नमेंट का आपको पता है, देखो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो आपको पता है यूनियन गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, मैंने बताया कि नॉमिनल हेड कौन होता है, आपका प्रेसिडेंट होता है, जिसका इलेक्शन जो है कैसे होता है, आपका सॉरी इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को पता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, जो आपके इलेक्टेड एमपी हैं दोनों हाउसेस के, और जो इलेक्टेड एमएलएज हैं, ठीक है, नॉट एमएलसी नहीं बोल रही हूँ मैं, एमएलए बोल रही हूँ, हर एक स्टेट के, और दिल्ली के और पुडुचेरी जो आपके यूटीज है इनके जो एमएलए हैं वो भी इलेक्टेड वाले, ये सब जो है मिलकर यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन करते हैं। अब देखो बात करो स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, वो होता है गवर्नर, और गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता है, गवर्नर को आपका जो प्रेसिडेंट होता है वही अपॉइंट करता है। इसलिए ये जो गवर्नर होता है वो हम लोगों को ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, ज्यादा पता नहीं है, तो वो गवर्नर इसलिए होता है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करूं हेड की जो टर्म होता है ऑफिस का, कितने टाइम तक रहते हैं, तो भैया दोनों ही जो है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे गवर्नर हो, दोनों ही जो है 5-5 साल के लिए रहते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड की बात करूं तो नॉमिनल हेड जो है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट बता रखा है हम लोगों ने, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हेड होता है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास होती है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। सेम ऐसे इसमें जो नॉमिनल हेड है, साइन करने वाला हेड है, स्टैंप लगाने वाला नाम का हेड है, वो है गवर्नर। और जो मेन है, देखो प्रेसिडेंट की जगह जो यहाँ प्रेसिडेंट है सेंटर पे, जो काम है, हालांकि उससे थोड़ा सा कम काम ही होते हैं गवर्नर के, लेकिन फिर भी तो जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है सेंटर पे, वही यहाँ पर स्टेट पे गवर्नर होगा। जो यहाँ पर सेंटर में प्राइम मिनिस्टर है, वही यहाँ पर स्टेट में चीफ मिनिस्टर जो है वो होते हैं। अब बात करूं इनका जो एग्जीक्यूटिव है, जो आपके बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, इन सबका जो है सिलेक्शन कैसे होता है, तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पता है आप लोगों को। फिर बात करूं अगर प्राइम मिनिस्टर वगैरह का, तो मैंने बोला कि जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है, जो उनका लीडर होता है, वो बेसिकली आपके बन जाते हैं पीएम, और अगर कोलिएशन है तो कोलिएशन का लीडर बन जाएगा आपका पीएम। यही सेम काम जो है वो यहाँ चलता है कि जो भी यहाँ पर मेजोरिटी पार्टी है, जो उनका लीडर होता है वो बन जाता है विधानसभा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं चाचा विधायक है हमारे, तो वो इन्हीं की बात हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कहते हैं कि जो आपकी मेजोरिटी पार्टी जो होती है, जो उनके लीडर होते हैं, बेसिकली वो आपके होते हैं यहाँ पर, वो आपके सीएम बन जाते हैं। जो कोलिएशन है तो कोलिएशन के लीडर जो है वो सीएम बन जाएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भैया यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सिलेक्ट करे जाते हैं, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के द्वारा सिलेक्ट करे जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरीके से ये जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल है कलेक्टिवली लोकसभा के लिए, कई बार बता चुकी हूँ, सेम ऐसे ही जो ये लोग हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल आपकी विधानसभा के लिए। बात करूं अगर मैं लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर की, तो ये जो आपका बाई कैमरल होता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों होती है। नाउ व्हाट इज बाई कैमरल, हम लोग को पता है जहां पर दो हाउसेस हो, बेसिकली दो चैम्बर्स हो। तो ये क्योंकि हमने बात करी है पार्लियामेंट की, सेंटर के लेवल की, तो पार्लियामेंट पे दो हाउसेस कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। बात करूं स्टेट में, तो क्योंकि जो कई स्टेट्स होती है ना, हमने देखा हुआ है वो आपकी होती है यूनिकैमरल, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेकिन आपकी 6 स्टेट्स बेसिकली ऐसी होती है जिसमें कि विधान परिषद, जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो भी होती है, जिसे हम बोलते हैं बाई कैमरल सिस्टम। यूनिकैमरल है अगर, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउस होगा, एक ही चैम्बर होगा, यहाँ पर वो होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। और अगर बाई कैमरल है तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होंगे। बात करूं लोअर हाउस, यहाँ पे भैया लोकसभा होती है, हाउस ऑफ द पीपल इसे हम बोलते हैं, और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अपर हाउस आप लोगों को पता है, यहाँ पे राज्यसभा होती है, जिन्हें हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, क्योंकि ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है और ये लोगों को रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज यहाँ पे इनका डायरेक्टली इलेक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है विधान परिषद होती है, वो मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में वो होती है। टर्म जो होता है यहाँ पर लोअर हाउस का दोनों में ही जो है 5-5 साल होते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं लोअर हाउस में, वो स्पीकर होते हैं। यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करूं, यहाँ पर ये लॉज बनाते हैं किन किन सब्जेक्ट पे, यूनियन लिस्ट पे और कॉन्करेंट लिस्ट पे, कौन सेंटर, और ये किससे बनाएंगी, स्टेट लिस्ट पे और आपका कॉन्करेंट लिस्ट पे। कॉन्करेंट पे दोनों बनाएंगी, लेकिन यूनियन सिर्फ और सिर्फ यूनियन सब्जेक्ट्स पे, और सेंटर स्टेट जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेट के सब्जेक्ट्स पे। फाइनेंशियल पावर की बात करूं, यहाँ पर भी ऐसे होता है कि जो मनी बिल होता है वो लोकसभा में ओरिजिनेट होता है, और यहाँ पर भी ऐसे होता है कि जो मनी बिल होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट देखो बात करूंगी अगर यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर की, इसमें जो है वो कैसे चल रहा होता है। जैसे मैंने बताया कि कई जो जैसे सेंटर पे होता है ना, सेंटर पे तो भैया
आपका लोकसभा राज्यसभा वो आपका अलग चल रहा होता है। लेकिन एक लेजिस्लेचर में ही स्टेट में कई स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनमें यूनिकैमरल, जिसमें मैंने बताया एक ही हाउस होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दो हाउसेज यानी कि बाईकैमरल वो होती है, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों होती है। और वो सिर्फ और सिर्फ आपके मैंने बोला 6 स्टेट्स होती हैं। इसमें आपका आंध्र प्रदेश आएगा, आपका महाराष्ट्र आएगा, आपका बिहार आएगा, आपका कर्नाटक आएगा, आपका तेलंगाना आएगा, आपका यूपी आएगा। अब इसकी छोटी सी ट्रिक बताऊं, देखो, जे जम्मू में आम आम बिकाऊ बी बिकाऊ, ठीक है, और थे ये। अब देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझो, रुको दोबारा बताती हूँ। ये ना कुछ मेरी ट्रिक्स होते हैं जिससे ना बेसिकली कई बार याद करने में आसानी रहती है, ठीक है। तो बोलते हैं जम्मू में आम बी का ऊ थे, ये समझे? कितनी हुई देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुई। अब अभी कुछ टाइम पहले जम्मू कश्मीर को इसमें से हटा दिया गया, क्योंकि जब उसको जब जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया गया 2020 में, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, मतलब 19 में बेसिकली, तब जो है यहाँ पे से जम्मू को हटा दिया गया और जो है सिर्फ और सिर्फ ये 6 स्टेट्स बची। तो मे आम बी का ऊ थे, जम्मू में आम बिकाऊ थे। तो यहाँ पे मे से बनेगा आपका महाराष्ट्र, ए से बनेगा आपका आंध्र प्रदेश, बी से बनेगा आपका बिहार, क से बनेगा आपका कर्नाटक, यू से बनेगा आपका उत्तर प्रदेश एंड टी से बनेगा बच्चा आपका तेलंगाना। इस तरीके से आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ये 6 स्टेट्स आपके पूछ सकते हैं आपसे, जिनमें जो है आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्टेट का वो है। अब देखो नेक्स्ट बात करूंगी, आखिर चैलेंजेस क्या क्या होते हैं यहाँ पे इफेक्टिव फंक्शनिंग होने में लेजिस्लेचर्स की, कि आखिर लेजिस्लेचर किन किन रीजन की वजह से सही तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सामने। अच्छा, पहली बात, एज वी डिस्कस, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका इंडियन लेजिस्लेचर है, जिसमें पार्लियामेंट भी आता है सेंटर पे और स्टेट असेंबलीज भी आती हैं आपका स्टेट के लेवल पे, इन हैज द क्रिटिकल एंड वाइटल रोल ऑफ इनेक्टिंग लॉज वगैरह, लॉज को बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट जो है काम इनके ऊपर होता है। ओवरसीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, कि जो भी यहाँ पे शासन करने का जो प्रोसेस चल रहा है उस पर ध्यान रखना, बजट को अप्रूव करना, ये सब काम किसका होता है, आपके लेजिस्लेचर्स का ही होता है। कहते हैं इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग नेशनल पॉलिसीज, भैया नेशन की पॉलिसीज को, स्टेट की पॉलिसीज को डिस्कस करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है हमको पार्लियामेंट से नेशनल की और स्टेट से आपके स्टेट लेवल पे इस असेंबलीज का जो है हमको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। डेवलपमेंट प्लान्स को डिस्कस करना, इंटरनेशनल रिलेशन, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे, इसको डिस्कस करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है पार्लियामेंट के रूप में भी हमको मिलता है। एंड साथ साथ कहते हैं एंड एड्रेसिंग पब्लिक ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम्स, कि जो पब्लिक की जो कुछ प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना, उन पे देख रेख करना, उनको सॉल्व करने का काम भी इसका होता है, आपका लेजिस्लेचर्स का ही होता है। हाउएवर ये जो लेजिस्लेचर होता है ये कुछ चैलेंजेस यहाँ पर फेस करता है अपनी इफेक्टिव फंक्शनिंग में। अब देखो क्या, पहले बात कौन कौन से, देखो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, कौन से होते हैं वो पहली बात इसकी बात करते हैं। पहली बात यहाँ पर है रेगुलर एब्सेंटीज्म ऑफ मेंबर्स, भैया 543 मेंबर्स है, लेकिन आपके पार्लियामेंट में हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं। जैसे दिल्ली में बताऊं, अगर दिल्ली में जो है 70 आपकी एमएलए की सीट्स है, दिल्ली में जो है जो लेजिस्लेटिव असेंबली है आपकी, उसमें 70 जो है वो एमएलए जो है वो बैठते हैं, इस तरीके से होता है। और ये तो एमपी आपके पूरा पर इंडिया में बैठते हैं, इंडिया के पार्लियामेंट में, जो कि पूरे इंडिया का एक ही होता है। इनमें जो क्या होता है, कई बार ना मेंबर्स आते ही नहीं है, एब्सेंट हो जाते हैं, कोई कैंपेनिंग में लगा है, कोई बीमार है, कोई छुट्टी पर है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। प्लस जो यहाँ पर मेंबर्स है, यहाँ पर ना तो वो आपस में कोऑपरेटिव होते बिल्कुल, कि भैया मिलजुल कर काम करें, म्यूचुअली काम करें या अच्छे से कम्युनिकेशन करें, होते ही नहीं है। इवन आज के टाइम पे ऐसा देखा जा रहा है कि जो असेंबली में जो डिबेट्स होती है ना, डिबेट्स डिस्कशन वगैरह होते हैं, उन सबकी क्वालिटी भैया बहुत रिड्यूस होती जा रही है। क्वेश्चन आवर जो होता है हर मीटिंग से पहले 1 घंटे का, जब जो लेजिस्लेचर यानी कि जो एमपीज हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव यानी कि मिनिस्टर से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उनके डिसीजंस पे, एक्शंस पे, उस पर जो डिस्ट्रप्शन जो है बहुत होने लगी। हम देखते हैं बहुत सारे रील्स वगैरह भी आते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे उठकर कभी वो लोग मारने लग जाते हैं किसी को, कभी कोई दंगा हो रहा है वहां पे, कुछ भी यहाँ पर जो पार्लियामेंट में चलता रहता है। अब देखो सिंपल एक और बात यहाँ पे मैं करूँ अगर पार्लियामेंट के बारे में, तो कहते हैं पार्लियामेंट जो है 1 साल में बेसिकली 3 बार मिलता है। ये नहीं कि 3 दिन के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, 3 बार जो है उसके सेशंस होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सेशंस। क्या बोलते हैं इनको? सेशंस। कि पार्लियामेंट जो है 1 साल में पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं। एक होगा बजट सेशन जो कि आपका फरवरी में होता है, फरवरी से कुछ टाइम चलेगा। एक आपका होता है मानसून सेशन जो कि आपका जुलाई में होता है, और एक आपका होता है विंटर सेशन जो कि आपका नवंबर में होता है। तो इस तरीके से 2-2 महीने 3-3 महीनों के लिए जो है ये लोग 3 बार इस तरीके से मिलते हैं।
ईच ऑफ दीज हैज सिटिंग्स, सब में जो है सिटिंग्स होती है बेसिकली कि भाई कितने टाइम तक जो है आप बैठे हो, कितने दिन तक जो है वो मीटिंग चल रही है, जहां पे पार्लियामेंट जो है वो मिलते हैं सबके सब मेंबर्स वहां के डेलिब्रेट यानी कि बातचीत करने के लिए, जो भी यहाँ पर प्रपोज लॉ है जिनको प्रपोज करा गया है, जिन पे बातचीत करनी है, जो गवर्नेंस के जो मैटर्स है, बहुत जरूरी मैटर्स है, उन सबको डिस्कस करना है, एग्जीक्यूटिव से जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लेना है उनके एक्शंस पे, उनके डिसीजंस पे, ये सब काम जो है इन सेटिंग्स में ही करे जाते हैं। अच्छा, कहते हैं ये यूजुअली जो ऐसा होता है कि पार्लियामेंट जो है बैठती है आपका 6 घंटे एक दिन में इन सेशंस के दौरान, कि जब भी आपका सेशन चलता है तो हर दिन में जो है 6 घंटे कम से कम ये लोग आराम से बैठते हैं। हालांकि अगर कोई स्पेशल नीड है, यहाँ पर कोई स्पेशल लॉ पास करना है, बातचीत करनी है, कुछ अर्जेंट है, तो इससे ज्यादा ऊपर भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो उनको बैठना ही चाहिए। और सेम ऐसे स्टेट असेंबलीज का भी यहाँ पर सेम ये स्केड्यूल जो है वो चलता है। यहाँ पे आप एक टेबल के तुम यहाँ पे देख सकते हो कि देखो फर्स्ट जो आपकी लोकसभा थी उसमें आपके 14 सेशंस लगते हैं, यानी कि पूरे साल में ऐसा हुआ कि ये लोग 14 बार जो है वो लोग आकर बैठते हैं। और नंबर ऑफ सिटिंग कितने कितने घंटों के लिए बैठे हैं, देखो पूरे जो 14 बार के लोग बैठे हैं इन सेशंस में, तो वो देखो 677 जो घंटे हैं वो लोग बैठे हैं। हम ये देखते हैं हालांकि आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि जो इनकी प्रोडक्टिविटी है ना वो डिक्रीज होती जा रही है। आप यहाँ पे देख रहे हो पहले कितने 600 घंटे ये लोग बैठते थे, अब देखो ये सिर्फ और सिर्फ 350 घंटे ये लोग बैठते हैं अभी 13th लोकसभा में। और आपके जो 16th लोकसभा थी इसमें परसेंटेज और कम हो गया, तो बहुत ज्यादा जो है ये कम होता जा रहा है धीरे धीरे करके। बिल्कुल रिडक्शन जो है इसमें हमको देखने को मिलता है इनकी प्रोडक्टिविटी में। बेसिकली प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कितने टाइम ये लोग बैठे हैं, कितने लॉज इन लोगों ने पास करे, कितने दिन ये लोग मिले, कितने दिन अच्छे से मीटिंग हुई, ये सब यहाँ पे होता है प्रोडक्टिविटी में काउंट होता है। और ये जो प्रोडक्टिविटी है वो इनकी रिड्यूस होती जा रही है, बिकॉज यहाँ पे एब्सेंट होते हैं मेंबर्स, या ढंग से यहाँ पे डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा होते हैं, ढंग से मीटिंग नहीं हो पाती है, कुछ भी चीजें यहाँ पर हो सकती है। फिर यहाँ पे कहते हैं पार्लियामेंट और जो स्टेट असेंबलीज हैं हैव बीन एनविजन्ड एज स्पेसेस फॉर थॉटफुल डिबेट्स। भैया ऑब्वियसली बात है कि जो पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबलीज है, यहाँ पर जो है बहुत थॉटफुल, बहुत ही विचार करने वाली डिबेट डिस्कशन यहाँ पर चलती है, जहाँ पर लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉज को बनाया जाता है। हाउएवर व्हेन डिबेट्स आर डिसरप्टेड, ये जब अब सोचो खुद ही, जब इन डिबेट्स को, इन बातचीत को में डिसरप्शन करा जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर बेफालतू अपना आप को इन्वॉल्व करा जाएगा, या कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करी जाएगी, तो सेशन जो है वो छोटे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और जो बहुत सारे बिल्स है यहाँ पर उनको पास होने में सालों लग जाते हैं, बिकॉज वो बिल्स ऐसे ही पड़े हैं, फिर कोई इंपॉर्टेंट मैटर आ गया उसको डिस्कस करना पड़ गया, तो ये जो बिल है बेचारा पड़ा ही रह गया। और ये अब जो है बहुत टेंशन वाली बात है ऑब्वियसली। कहते हैं यहाँ पे कुछ कंसर्न यहाँ पे एक्सप्रेस करे गए हैं सोसाइटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के द्वारा। बेसिकली कहते हैं कि जो उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमने बोला था एमपी एमएलए बेसिकली ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग जो है कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेने के लिए। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनका कहते हैं बेसिकली, इनके बारे में कुछ बातें यहाँ पर बोली गई है कि भैया इनके ऊपर जो है कुछ क्रिमिनल केसेस होते हैं, कई बार ये वहां बैठकर बाइस डिबेट्स करते हैं, यानी कि एक ही कम्युनिटी के फेवर में, उसे हम बोलते हैं बाइस्ड। क्योंकि अगर वो खुद जो पर्सन है वो एससी का है, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो अपनी अपनी कैटेगरी के बारे में सोचते हैं, तो बाइस्ड होता है वो डिसीजन। फिर एंग्री होते हैं, कई बार ये लोग बहुत गुस्सा करते हैं, ये जो है कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे होते हैं जिससे लोग यहाँ पर जो है वो इफेक्ट होते हैं। इवन यहाँ पर कहते हैं कि जो मीडिया है वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इलेक्टोरेट को आपस में जो है कम्युनिकेट कराने में, इनके कंसर्न्स को आपस में जो है उठाने में। यहाँ पे देखो कुछ कार्टून्स यहाँ पे दिखा रखे हैं। बेसिकली ये जो कार्टून यहाँ पे देख रहे हो आपकी जो ये जो पार्लियामेंट के मेंबर्स है, तो वो मॉनसून सेशन चल रहा है जुलाई वाला, और ये जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात करने की बजाय बाहर पागलों की तरह इस तरह से लड़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इनकी आग बुझाने के लिए यहाँ पर पुलिस भी खड़ी हुई है कि कोई मैटर हो तो मैटर को सुलझा दे, अंदर काम करने के बजाय ये सब चीजें यहाँ पर कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये खड़ी हुई मीडिया। एंड ये यहाँ पे दिखा रखा है इलेक्शन कमिश्नर जब कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसके जो नॉमिनेशन के पेपर्स होते हैं जब वो देखते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं, एंड फाइनली एनी कनेक्शन विद क्रिकेट स्टार्स, क्या क्रिकेट स्टार्स के साथ कोई कनेक्शन है? इट्स अ काइंड ऑफ कॉमेडी के रूप में यहाँ पर आपको ये चीजें दिखा रखी है, जिस जो ये दर्शाता है, ये यहाँ पर दर्शा रहा है कि भैया देखो कितने सीरियस है ये लोग, कि अंदर बैठ के डिस्कशन करने के बजाय बाहर ये पागलपंतियां कर रहे हैं। एंड ये आपको दिखाते हैं कि भैया कैंडिडेट जब खड़ा होता है तो उससे उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन लेने के बजाय उससे ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों कोई कनेक्शन है या ऊपर बातचीत है कि कोई, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये कुछ चीजें यहाँ पर दिखा रखी है, बेसिकली करप्शन को दिखा रखा है इस वाले पिक्चर में, तो है ना। कहते हैं येट
डेमोक्रेसी ग्रोज स्ट्रॉन्गर। फिर भी देखो जो हमारी डेमोक्रेसी है वो बहुत स्ट्रॉन्गर, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। अगर ग्रो और होगी अगर जो सिटीजन्स हैं वो इन्फॉर्म रहे, अगर जो सिटीजन्स हैं वो एंगेज रहे, उनको पता हो क्या करना है क्या नहीं करना, अगर वो लोग अवेयर रहे अपने अपने चीजों से, क्वेश्चंस पूछकर, अपने व्यूज को शेयर कर कर, पब्लिक डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर कर लोग जो है वो शेप करते हैं अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाने में। उन लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट जो है आज के टाइम पे ऐसा करती है, कुछ साइट्स यहाँ पर बनाती है जिसपे एक बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है जिसपे वो लोगों का पर्सपेक्टिव चाहती है कि आप लोग क्या सोचते हो। तो वो भी यहाँ पर कुछ चीजें जिससे हम लोग पार्टिसिपेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस में। देयरफॉर वन ऑफ द बेस्ट वेज यहाँ पर जो है इन चैलेंजेस से ओवरकम करने का अपने लेजिस्लेचर को लेकर वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स को अवेयर करा जाए, उनको पता हो कि हाँ यहाँ पर अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे इन चीजों में, जैसे मैंने बताया इन डिजिटल स्पेसेस में जो आजकल गवर्नमेंट हमको कुछ चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, इससे जो है गवर्नमेंट एक अच्छी पॉलिसी बना पाएगी। तो यानी कि हम पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में और अच्छे तरह से उनको पॉलिसी बनाने में हेल्प भी कर सकते हैं। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, कई जो यंग लीडर्स हैं और उनकी जो अलग अलग आवाजें हैं, अलग अलग आवाज का मतलब ये नहीं गला अलग 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 आवाज सुरीली किसी की बेसुरी ऐसे निकल रही है, नहीं। अलग अलग आवाजों का मतलब होता है हर एक कम्युनिटी यहाँ पर है, तो हर एक कम्युनिटी की अपनी एक आवाज है, अपनी एक बात है जो उनको सबके आगे रखनी है। ये जो सब चीजें ये पब्लिक लाइफ में आ रही है, जो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी है वो हम लोगों को और जल्दी से और आसानी से जो है गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करती है। आज फ्यूचर वोटर्स, क्योंकि देखो अभी आप लोग क्लास 8 में हो, आगे जाके कुछ टाइम बाद आप लोग भी वोट डालोगे तो आप लोग फ्यूचर वोटर्स हो। आपकी चॉइसेस, आपका पार्टिसिपेशन जो है पार्लियामेंट को, असेंबली को, हर एक स्टेट की जिससे आप लोग बिलोंग करते हो उसको स्ट्रेंथन करने में, उसको डेमोक्रेसी की तरफ और लेके जाने में काफी अच्छा रोल जो है वो प्ले करता है। यहाँ पे देखो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने एक बात यहाँ पे कही थी, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। उन्होंने ये बात जो है यहाँ पर कही भी थी। अब देखो लास्ट पॉइंट आएंगे भैया, आज चैप्टर खत्म हो चुका है, बिफोर वी मूव ऑन पे आते हैं जरा। कहते हैं इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इट इंश्योर, जो कि क्या इंश्योर करता है कि जो पावर हो वो शेयर्ड हो, डिस्कशन जो है वो डिबेट करे जाए, हर चीज से बातचीत यहाँ पे करी जाए डिसीजंस वगैरह पे, और जो लीडर्स हो हमारे वो अकाउंटेबल हो, वो जवाबदेही हो। लेजिस्लेचर जो आप लोग को पता है वो लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशियरी ये देखता है कि आखिर संविधान का पालन करा जा रहा है नहीं करा जा रहा, तो न्याय देना। पार्लियामेंट जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है अलग अलग लोगों की आवाजों को, उनकी बातों को, उनकी कम्युनिटी की आवाज को, हर एक चीज को बेसिकली दिखाता है हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी की फेडरल स्पिरिट को, कि जहां पर दोनों की सुनी जाती है, सेंटर की भी और बच्चा आपकी स्टेट की भी। फिर यहाँ पर कहते हैं बोथ सेंटर पे स्टेट्स पे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर उनको डिजाइन करा गया है रिप्रेजेंटेशन को बैलेंस करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, यूनिटी के लिए। चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पर है, मैंने बताया आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जिससे सिटीजन्स के राइट रहते हैं, किसी एक के पास सारी सारी पावर्स जो है वो नहीं आती है। लास्ट पॉइंट यहाँ पर है फंक्शनिंग जो यहाँ पर होती है पार्लियामेंट की, उसको हमें इफेक्टिव करना होगा ताकि जो कंट्री की प्रोग्रेस है वो सही तरीके से हो सके, फॉरवर्डेड ना हो, हॉल्टेड ना हो, यानी कि रुकी हुई ना हो। ओके जी, दैट वाज ऑल ऑफ ए चैप्टर। आई नो आप लोग को यहाँ पर मेरी शक्ल शो नहीं हो रही है काफी देर से, बिकॉज as आई टोल्ड यू कि लाइट नहीं आ रही है, तो मैंने दूसरी वाली स्क्रीन ऑन करके जहां पर मतलब मेरा फेस नहीं दिखता है, बिकॉज रूम में लाइट नहीं है इस टाइम पे बिल्कुल भी। तो वीडियो बनानी बहुत जरूरी थी, बिकॉज बहुत से बच्चों का था कि मैम पार्ट 2 ले आओ, कल एक बच्ची का एग्जाम है, आई थिंक कश्मीर नेम है उनका, उनका एग्जाम है। तो कश्मीर देखिए वीडियो आ चुकी है आपके लिए, आप लोग जरा पढ़ लीजिए ना, बाकी बच्चे भी आप लोग पढ़ लीजिए। कई बच्चों की कमेंट यहाँ पे आ रखे थे कि मैम एग्जाम आ रहे हैं, फटाफट से पार्ट 2 भी डाल दो। आप बताऊं तो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 2 3 5 6 7 ये सब कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ चैप्टर नंबर 4 बचा है, इसका पार्ट 1 आ चुका है, 2 3 वगैरह आपके रहते हैं बिकॉज थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। ऑल्सो एनिमेशन वीडियोस जो है वो आ रही है, एक चैप्टर की आ चुकी है, कल या परसों एक और चैप्टर की आ जाएगी विच इज चैप्टर नंबर 2, उसका प्रिपेयर मैं कर रही हूँ ऑलरेडी। इसमें आप लोगों का थोड़ा सा पार्ट हो गया और काफी हद तक अभी रहता है, तो कल तक जो है पीपीटी प्रिपेयर उसका हो जाएगा, फिर हम लोग उसको भी कल वाली क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है जी, एंड दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। एंड कश्मीर, और आप अगर वीडियो देखी हो, आप लोग को समझ में आ गया हो आप, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ जी मैम वीडियो देख ली है, समझ में आ गया है, कंप्लीट हो गया है। एंड थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।